और दोस्तों क्या हाल चाल। तो आज की साइंस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रेशर। और अगर आप लोगों ने अभी तक टीचरीफाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो अब अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि दाब है क्या। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो वहाँ पर दाब क्रिएट हो जाता है। देखते हैं, जैसे कि आप रबड़ की बॉल को यहाँ पर ऊपर से थोड़ा फोर्स लगाएं तो क्या होगा। रबड़ की बॉल है तो ये फैल जाएगी नीचे की तरफ, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दब जाएगी। क्लियर है चीज़। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बल है वहाँ पर दाब तो होगा ही होगा। क्लियर। लेकिन अब दाब, ये कितना दाब उत्पन्न होगा, है ना भाई। वस्तु मान लो बहुत बड़ी है और हमने एक छोटे से किनारे पे बल लगाया तो उस पर कितना दाब क्रिएट हुआ, है ना, यही चीज़ है। तो ये चीज़ मेजर होती है कि कितने एरिया पे आपने फोर्स लगाया। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स मैंने लगाया, यहाँ पे एक कुछ एरिया है ना। मान लो ये ईंट टाइप का है, ये लकड़ी का टुकड़ा कोई है, तो इस लकड़ी के टुकड़े पे हम ऊपर से फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो इस एरिया में फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अपॉन जितने एरिया पे आपने लगाया, अब ये इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दाब के। क्लियर है। बस इतनी सी बात है कि आपने कितना फोर्स कितने एरिया पे लगाया, इसी का रेशियो हमारा हो जाएगा दाब। क्लियर है। ठीक। तो P बराबर F अपॉन A, है ना आसान। अब यहाँ से अपना हम इसका मात्रक देखते हैं। इसको मात्रक देखिए, F को तो हम न्यूटन में नापते ही हैं वैसे भी, क्योंकि वो फोर्स है तो फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आसान है। अब इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोल देते हैं। ठीक है। यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, 1 पास्कल के। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दाब है हमारा वो किस प्रकार की राशि है। तो दाब हमारी अदिश राशि है ना। काफ़ी लोग इसमें गलती करने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। देखो P बराबर F अपॉन A होता है, और सबको पता है कि F हमारी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है ना। बल में हमारी दिशा होती है, क्योंकि बल में दिशा होती है तो इस प्रकार से P में भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई P बराबर F अपॉन A है ना। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि हमारा दाब भी एक सदिश राशि है, और उनको ये लगेगा कि जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारा दाब लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करिएगा, ये हमारी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि? इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए कि आपके पास जब रबड़ की एक बॉल होती है ना, ये आपके पास रबड़ की बॉल है, तो आप इसको ऊपर से दबाने की कोशिश करो तो ये किस डायरेक्शन में दबती है, चारों डायरेक्शन में ना, इधर 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 फैल जाती है, ऐसे करके ना, ऐसे पिचक जाती है, ऐसे करके होता नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो हम दाब लगा रहे हैं वो हमारी केवल एक डायरेक्शन में इधर नहीं लग रहा है, वो चारों तरफ लग रहा है। क्लियर है। तो इस वजह से आप ध्यान दे सकते हैं। इसको कहने का मतलब यही है कि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो वो बल एक डायरेक्शन में ना लग के सभी दिशाओं में लगता है, इसलिए उसको कह दिया गया कि ये एक अदिश राशि है। द्रव में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। तो अब समझ में आ गया। अब गलती कभी नहीं करना आप लोग। जो दाब है हमारा एक अदिश है, लेकिन जो हमारा जो बल है वो एक सदिश राशि है। ठीक। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक हमारा है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। भाई क्या होता है वायुमंडलीय दाब? देखो सबको पता है कि वायु में कुछ ना कुछ भार होता है, और जब आप भार है वहाँ पे तो वो कुछ नीचे की ओर बल भी अप्लाई करेगी, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि वो दाब अप्लाई करेगी, है ना। मतलब ये कि वायु में भार होता है और उसी भार की वजह से दाब डालती है। अब इसी दाब को बोल दिया गया वायुमंडलीय दाब, है ना। आसान बिल्कुल। ठीक है। अब इसका मापन किया गया कि भाई कितना वायुमंडलीय दाब हम लोग पर लगता है या किसी सतह पर लगता है। ठीक है। तो इसका मापन किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल के ऊपर, और जितना भी निकला उसको एक समझने के लिए देखा गया कि ये किसके बराबर हो सकता है। तो ये मापा गया तो ये पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के भार के बराबर निकला, है ना। जितना दाब इस कंडीशन में था वहाँ पे वायु का, उतना ही दाब पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ, और जिसका अनुप्रस्थ काट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब इसके द्वारा कितना फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया गया, है ना। तो ये दोनों ही बराबर निकले, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एक स्टैंडर्ड स्थापित हो गया कि भाई 76 सेंटीमीटर स्तंभ का जो पारा होगा वो हमारे एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज़। अब इसका यहाँ पे एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, बार है ना, 1 बार। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब नॉर्मल दाब की बात करते तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। और जब वायुमंडलीय दाब की बात आई तो हम उसको बार लिख रहे हैं। अब इसमें रिलेशन क्या होगा, किसके बराबर होगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बार बराबर होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और इसके अलावा 180 m यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? अगर पास्कल में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1,01,325। क्लियर है? ये इसको ऐसे बोल सकते हैं 1,13,25। ठीक है, पास्कल। और इसी चीज़ को मैंने बोला कि क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस स्तंभ के बराबर है तो या तो आप ये कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या पारा। और इसी को देखो आप जहाँ जैसे लिख दो, अब mm में लिखना था तो इन्होंने 760 mm Hg लिख दिया, या इसको एक mm Hg को इन्होंने अलग चीज़ से बोल दिया टॉर, है ना, 760 टॉर। तो टॉर भी पूछ लेता है कि किस चीज़ का मात्रक है, तो वो भी हमारा वायुमंडलीय दाब का ही मात्रक है। क्लियर है चीज़? ठीक है। केवल आप लोग से ये पूछेगा, बहुत ज़्यादा इसमें पूछने वाली बात नहीं है। तो अब बात आती है कि वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे किया जाता है, किस यंत्र से किया जाता है। तो ये हमारा किया जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर नहीं याद आता है तो इसको ऐसे समझो कि इसका मात्रक क्या होता है? बार होता है ना। तो बार से बैरो कनेक्ट कर लो, है ना। तो वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है, तो उसका मात्रक क्या है? बार। क्लियर? अब तो समझ में आ गया थोड़ा सा? ठीक है, अब याद रहेगा। देखिए, जो बैरोमीटर है इसका यूज़ जो हमारे मौसम वैज्ञानिक हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, क्योंकि इसी के अनुसार वो देख के बताते हैं, इसका पाठ्यांक देखकर ही बताते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है। तो हम लोग भी थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे एक बैरोमीटर है, बिल्कुल सिंपल। क्या है? यहाँ पे एक छिछला बर्तन है और उसमें एक स्तंभ है और इसमें पारा भरा हुआ है ना, पारा। ठीक, तो देखो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है, दाब बढ़ने लगता है, तो ये जो यहाँ पे क्या होता है? दाब बढ़ा, अब ये पारा बहा के तो कहीं जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा? ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। जब ये ऊपर चढ़ेगा तो कह सकते हैं हम कि इसका पाठ्यांक ऊपर जाने लगेगा, है ना। तो जैसे ही पाठ्यांक ऊपर बढ़े तो इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। क्लियर? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसकी एक अपोजिट कंडीशन क्या होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तब क्या होगा? देखो, जब प्रेशर कम होगा तो ये चीज़ ऊपर उठने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ फिर नीचे उतरने लगेगी, है ना। ये ऊपर उठने की कोशिश करेगी और ये नीचे उतरेगा। तो पाठ्यांक क्या होगा? जब पाठ्यांक नीचे गिरने लगेगा, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो पाठ्यांक क्या होगा? नीचे गिरने लगेगा। ठीक, क्लियर है चीज़? अब देखो मौसम वैज्ञानिक करते क्या है। देखो, पहली बात तो ये होगी कि जब मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, है ना, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। कब? जब मौसम बिल्कुल ही साफ रहेगा। जब मौसम बिल्कुल साफ रहता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना। तो प्रेशर ज़्यादा तो ये ऊपर गया। क्लियरली कनेक्ट कर लो कि जब मौसम साफ रहेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा। उसके अलावा जब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एकदम से तेज़ी से गिरने लगना। एकदम से जब ये तेज़ी से गिरे तो उसका क्या मतलब क्या होता है? मैंने बताया गिरने का क्या मतलब है। गिरने का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जब बहुत तेज से आंधी चलती है तो क्या होता है कि वहाँ पे एक निम्न दाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है ना। इसकी वजह से बैरोमीटर भी नीचे गिरने लगता है। तो उनको पता चल जाता है कि भाई बैरोमीटर नीचे गया तो भैया आंधी आ गई, इसका मतलब। क्लियर? ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे गिरे, ये तो तेज़ी से गिरने की बात है, जब तेज़ी से गिरे तो आंधी, और जब आराम से गिरे, स्लोली गिरे, तो इसका मतलब है कि वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक, क्योंकि जब बारिश होने लगती है तो वहाँ पे भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? तो थोड़ा इस लोग को, इस चीज़ को कनेक्ट करके अपने आप देखोगे, सोचने की जरूरत है। आप लोग जैसे ही साफ मौसम की बात करोगे कि साफ मौसम में क्या होता है ना, तो वहाँ पे पाठ्यांक क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक, चलिए। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से खून आने लगता है। क्यों आने लगता है भाई? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक रीज़न बोला गया कि जब लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब ऊंचाई पे जितना जाते हो कि वहाँ पर जो हमारा वायुदाब है वो कम हो जाता है ना। वायुदाब क्या होगा? कम होगा। जब वायुदाब कम होने लगता है, और हम लोग को पता है कि हमारे जो शरीर है उसमें भी जो हमारा रक्त है वो क्या होता है, एक प्रेशर डालता है। इसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर अलग होता है। जब हम नॉर्मल सतह पे होते हैं, है ना, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारा रक्तदाब ये बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों पे आते हैं तो ब्लड प्रेशर तो हमारा उतना ही रहता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। तो इसलिए हमारी जो नसें हैं वो बाहर की ओर फैलने लगती हैं,
क्योंकि दाब कम होगा तो बाहर फैलेंगी, और जो हमारी नाक की नसें होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, इसलिए वो नाक की नसें सबसे पहले फट जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से। ठीक, तो अब बात आती है कि दाब का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा है, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है भाई? क्योंकि जब हम इसके अंदर कोई मतलब पानी वानी भरा है, ठीक है, तो इसको जब हम उबालते हैं तो ये अंदर वाष्प बन जाती है। इस वजह से इस वाष्प भर जाने की वजह से इसका जो आंतरिक दाब होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और इस दाब बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो अब 100 नहीं रहेगा, वो 100 पे अब नहीं उबलेगा। अब उसको उबालने के लिए हमको चाहिए कम से कम 125 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा ही चाहिए शायद। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उसको एनर्जी जो खाना है उसको पकने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यही हो गया कि जब हम प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ने पर हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। हम यहाँ से ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक। और ऐसे ही जब पहाड़ों पर हम जाते हैं तो खाना देर से पकता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब जब खाना वो बर्तन में पका रहे हो, खुले बर्तन में मान लो, वहाँ पर अगर वहाँ पर खुले बर्तन में पका रहे हो तो क्या होगा कि वहाँ पर दाब कम है, तो जो हमारा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जा रहा था वो अब 100 पे नहीं उबलेगा, वो उबलेगा उससे कम पर, 80 से 90 के बीच में, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल जाएगा या भाप बनकर उड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम खाना बहुत धीरे धीरे पकाते हैं, क्योंकि ये पानी हमारा उबल ना जाए या वाष्पित बहुत ज़्यादा स्पीड से वाष्पित ना हो जाए। अगर ज़्यादा वाष्पित हो जाएगा तो क्या होगा भाई, सब्जी जल जाएगी या फिर जो भी चीज़ पक रही होगी वो जल जाएगी, है ना। इसलिए हम धीरे धीरे पकाते हैं। ठीक है ना, इसलिए टाइम लगता है, कहने का मतलब यही है। तो जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्या होगा, हमारा क्वथनांक भी यानी बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो हमारा क्वथनांक क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? प्रेशर कुकर से आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं कि दाब का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़, पहली चीज़ ये हो गई कि गर्म करने पर आयतन अगर बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ेगा। क्लियर है? अगर कोई हमारे पास पदार्थ है, ठीक है, तो उसको अगर हम गर्म करें तो उसका अगर आयतन बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और अगर जस्ट उल्टा हो रहा है कि दाब उसको गर्म करने पर आयतन अगर घटने लगेगा तो दाब बढ़ाने पर आयतन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी घट जाएगा। एक उदाहरण समझते हैं पहले, है ना। मोम ले लो, है ना, मोम या घी, अगर इसको आप गर्म करते हो तो वो द्रव में बदल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसका आयतन बढ़ जाता है, कहने का मतलब आयतन बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसी मोम पर हम दाब ज़्यादा अप्लाई कर दें, मान लो अगर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गल जा रहा था, ये जो मोम या घी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी मोम से द्रव में बदल जा रहा था, द्रव अवस्था में आ जा रहा था, लेकिन वो अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं होगा, क्योंकि दाब बढ़ा दिया है तो इसका गलनांक भी बढ़ जाएगा। तो दाब अगर बढ़ाया तो इसका मतलब ये अब ये 40 के बजाय कुछ समथिंग 50 पे, एक मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि 40 या 50 पे ही होगा, नहीं, तो ये समझाने का तरीका है बस। तो ये मान लो पहले 40 पे हो रहा था, अब अगर दाब बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो गलेगा, यानी गलनांक हमारा बढ़ गया। ठीक, और अगर कोई वस्तु जैसे कि उसको गर्म करने पर अगर आयतन घट जाता है, गर्म करने पर अगर आयतन घटने लगता है तो दाब बढ़ाने पर भी उसका आयतन घट जाएगा। क्लियर है? जैसे कि बर्फ क्या होती है, बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है उतने ही पानी के बराबर, अगर उतने ही पानी को अगर आप बर्फ बनाओगे तो उसका आयतन बढ़ जाता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जस्ट कंडीशन पहले वाली की उल्टा है ना। गर्म करने पर आयतन घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर भी गलनांक इसका घट जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज़? चलिए, अब तो इतने समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या। तो इसका देखो शॉर्ट में आप समझो कि कैसे ये काम करेगा हमारा। तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी है आयतन बढ़ने की, गर्म करने पर अगर आयतन बढ़ रहा है तो हमारा दाब भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आयतन कम हो रहा है तो हमारा दाब बढ़ाने पर गलनांक भी कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें? देखो इतना मैंने सब कुछ बताया इसीलिए क्योंकि आप समझ जाओ इस चीज़ को। बस जब समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी,
और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई उसकी। तो अब हम लोग देखेंगे कि द्रवों में दाब किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो देखिए द्रवों में दाब, जो द्रव के अणु होते हैं वो बर्तन की दीवार पर या बर्तन की तली पर भी बल आरोपित करते हैं। वही बल हमारा क्या हो जाता है, एक प्रेशर के रूप में आ जाता है। उसको सब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये बर्तन आपके पास है ना, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक, अब ये कहाँ कैसे लगेगा बल, मान लो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर आएगा, कैसे मापोगे? तो इसका मापन ये होता है कि इस तली से इसकी ऊंचाई कितनी है, h, किस पे डिपेंड करेगा, और इस द्रव का घनत्व क्या है, d, और इस कण पर गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर कितना लग रहा है। गुरुत्वीय त्वरण तो 9.8 तो लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है h ऊंचाई और द्रव के घनत्व और g के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हमारा यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा। क्लियर है? कहीं भी की बात करेंगे, मान लो इस पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ से h इतना हो जाएगा, d उतना ही रहेगा, g उतना ही रहेगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, एक नियमों की अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो गई ना, h पे डिपेंड करता है, उसके घनत्व पे डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा दाब के क्या नियम है, ठीक है, ये तो ऊंचाई पर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया। इसके अलावा कि द्रव में एक ही तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अगर मैं तल की बात कर रहा हूं, कहने का मतलब ये है, सॉरी, एक तल की बात ये कर रहा है कि ये इस तल की बात कर रहा है, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये तल, एक तल है सिंपल। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे हमारे, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट, तो यहाँ पर जो सब पर दाब होगा समान, क्योंकि यहाँ पे देखो डी तो समान ही रहेगा, जी तो समान ही रहेगा, यानी ऊंचाई जो होगी वो भी यहाँ पर समान है, इसलिए दाब भी समान होगा। क्लियर है? और द्रव में किसी बिंदु पर दाब जो होता है सभी दिशाओं में समान होता है ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दाब ही नीचे की ओर लग रहा है, नहीं, सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे चारों तरफ, क्योंकि मैंने बताया कि जो दाब होता है वो हर डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि इसीलिए तो अदिश राशि है, मैंने अभी बताया था, इसीलिए अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर जो दाब है वो हर डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो इसी वजह से दाब हर दिशा में समान होगा। क्लियर है ये चीज़ें? चलिए ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इस प्रकार से, जैसे कि नीचे है तो दाब ज़्यादा है, इस वजह से जो पानी भरा होता है इसमें अगर आप छेद कर दोगे तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगा, है ना। और जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो ये पानी पास में गिर जाता है। इस टाइप की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई, तो वहाँ से अगर आप एक एग्जाम्पल माइंड में रखोगे तो वो चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग को समझ में रहेंगी और सोच कर भी कर सकते हो। आपको हमेशा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, समझने की ज़रूरत होती है। ठीक, चलिए, अब ये सब चीज़ें हो गई। अब आते हैं पास्कल के नियम पर। ठीक है, इस पर भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, पास्कल ने दाब के दो नियम दिए हैं। इन्होंने कहा पहले नियम में कि द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है यदि जी को नगण्य मान लिया जाए, है ना। अगर जी लग ही नहीं रहा हो तो हम ये कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में कि द्रव के सभी बिंदुओं पर दाब जो क्या होगा हमारा समान होगा, जो मैंने अभी बताया था, है ना। एक ही तल में जब होंगे तो यहाँ पर समान दाब होगा, वो तो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम क्या है? इन्होंने कहा कि अगर बर्तन बंद है ना, पूरी तरह से, तो बंद बर्तन के किसी भी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में संचरित किया जाता है ना। और इसी नियम के कॉन्सेप्ट पे, इसको बहुत ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक साइड में, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये बर्तन मान लो, अगर यहाँ पे कुछ प्रेशर आप लगाते हो तो ये प्रेशर सभी दिशाओं में, है ना, सभी दिशाओं में संचरित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कहने का मतलब इनके है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम ज़्यादा लगेगा, सभी दिशाओं में बराबर ही लगेगा। ठीक है, चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एक बनाई, यंत्र बनाया, जो बनाया गया है ना, वो क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं आप लोग को है, क्योंकि इसके केवल एग्जांपल देख लीजिए। जो हम लोग को हाइड्रोलिक ब्रेक होता है या डिस्क ब्रेक जो हम लोग की बाइक में लगा होता है, वो फ्लूइड वाला, है ना। आगे जो एक डिस्क लगी रहती है उसमें फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। उसी के कॉन्सेप्ट पे ये पास्कल के द्वितीय नियम के कॉन्सेप्ट पे ही बनाया गया है ना। वो बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक, तो आप लोग को वहाँ पर ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमारी बाइक में लगा रहता है वो पास्कल के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा हाइड्रोलिक लिफ्ट भी वैसे ही होती हैं, ये जो उठाने के लिए यूज़ करते हैं ना, पहिया वैया उठाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने देखा होगा, है ना। यहाँ पे एक डंडा लगा रहता है, तो ये ऊपर नीचे करते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, और ये ऊपर उठता रहता है। जो भी वस्तु इसके ऊपर रखेंगे, जैसे कार वगैरह उठाते हैं, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। ऐसे ही दबाने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कम वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर आप लोग को हाथ से बहुत कम लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप
बहुत ज़्यादा चीज़ों को जब ज़्यादा भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो ये पास्कल के नियम के अनुसार बात हो गई। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बता दी हैं आप लोग को, ये काफ़ी बहुत है। इतना अगर आप लोग को और भी चीज़ें हम मुझे लगता है कि अगर पढ़ानी होंगी तो अब जब इसका आगे जब क्वेश्चन वाली क्लास होगी ना, तो उसमें मैं आप लोग को ये सब चीज़ें बता दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। चैप्टर क्या एक्चुअली ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, प्रेशर टॉपिक ख़त्म हो गया है। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप सुपर टेट, सी टेट या इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं आप, है ना, टीचिंग एग्जाम की कोई भी, तो आप के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि देखो, मैंने नोट्स थोड़ा बहुत बनाए हुए हैं, अब जितना मैं नोट बनाता हूँ उतना पढ़ाता आता हूँ, और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ एक तरीके से। ठीक है ना, मैं खुद सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ में आप लोग भी करें और आपके साथ मैं करूँ। क्लियर है? तो आप लोग का नुकसान तो नहीं होने दे सकता मैं, क्योंकि मैं अपना नुकसान नहीं होने दे सकता। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं, तो मिल के हम लोग को चलना है और अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो हम लोग को काफ़ी फ़ायदा कुछ होने वाला है। और 2020 में तो होने वाला कुछ है नहीं, 21 में वैकेंसी आएंगी, तो टाइम है तब तक के पढ़ते रहो, है ना, क्या दिक्कत है। तो आप लोग दूसरे लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे कि मैं कभी लाइव आ सकूँ, क्योंकि अभी मेरा 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आप लोग क्या कर रहे हो यार? चलिए ठीक है, आप अगली क्लास में मिलेंगे। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो, आपने कि नहीं किया तो आप भी करो। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।